हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बेसिक मेडिकल नॉलेज। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मीन्स अक्टूबर 2014 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए, डिफाइन सेफ वाटर, स्वच्छ जल की परिभाषा दें। तो इसका आंसर है सेफ वाटर मीन्स पोर्टेबल वाटर इज वाटर दैट इज फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक microorganisms, harmful chemicals and physical impurities and is fit for human consumption without risks to health। कह रहा है कि सेफ वाटर क्या है, तो एक ऐसा वाटर है जो कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर हार्मफुल केमिकल हो या फिर फिजिकल इम्प्योरिटीज हो जैसे धूलकण वगैरह, तो इन सभी से वो क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यानी मानव के उपयोग के लिए वो जो है सुरक्षित हो बिना किसी हेल्थ रिस्क के। ठीक है, मतलब कि सुरक्षित जल वह जल है जो रोगजनक सूक्ष्म जीवों, हानिकारक रसायनों एवं अशुद्धियों से मुक्त हो तथा पीने और घरेलू उपयोग के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित हो। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बी, नेम द वाटरबोर्न डिजीज, पानी से होने वाली बीमारियों के नाम लिखें। वाटरबोर्न डिजीजेज यानी कि जल जनित रोग कौन कौन से हैं, तो कोलेरा जिसको हैजर भी कहते हैं, टाइफाइड फीवर यानी टाइफाइड, डिसेंट्री, पेचिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, पोलियोमाइलिटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो ये सभी जो है क्या है, वाटरबोर्न डिजीजेज है, पानी से होने वाली बीमारियां मीन्स की जल जनित रोग है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सी, राइट द क्राइटेरिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सैनिटरी वेल, स्वच्छ कुआं के निर्माण के मापदंडों को विस्तार पूर्वक लिखना है। ठीक है, जो सैनिटरी यानी कि स्वच्छ कुआं जो होता है उसके जो क्या क्या कंस्ट्रक्शंस के निर्माण के लिए क्या क्या जो मापदंड मीन्स क्राइटेरिया क्या क्या है उन्हें लिखना है। तो क्राइटेरिया देखिए क्या क्या होना चाहिए। तो क्राइटेरिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सैनिटरी वेल, फर्स्ट है हमारा साइट सिलेक्शन, स्थान का चयन होना चाहिए कि आखिर वो किस जगह जो है कुआं बनना है। ठीक है, तो लोकेटेड ऑन एलिवेटेड ग्राउंड, कुआं जो है उच्च स्थान पर होना चाहिए। और क्या है, एट लीस्ट 15 to 30 मीटर्स अवे फ्रॉम सोर्सेस ऑफ कंटामिनेशन मीन्स लैट्रिन, ड्रेन, सेप्टिक टैंक्स। जो कुआं है, जो कुआं जो बन रहा है ना, तो देखिए जो इस कुआं जो है तो उससे कितना मतलब किससे क्या क्या चीज़ से दूर होना चाहिए। तो देखिए शौचालय हो गया या फिर नाली हो गया या सेप्टिक टैंक हो गया, इन सभी चीज़ों से 15 से 30 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। ये भी बातें हमें ध्यान रखनी है। अवे फ्रॉम फ्लड प्रोन एरियाज, और बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है उनसे भी दूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जहाँ बाढ़ बार बार आएंगे तो वो जो है बीमारियाँ ज़्यादा फैलाती है ना, तो वो तो कॉन्टामिनेट हो जाएंगे। इसलिए हमें बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है उनसे दूर वाले क्षेत्र में ये बना मतलब इनको कुएं को बनाना चाहिए। फिर है सेकंड हमारा लाइनिंग ऑफ द वेल, कुएं की दीवार कैसी होनी चाहिए। तो इनर वॉल शुड बी पक्का विथ ब्रिक्स और स्टोन्स, कुएं की जो अंदरूनी दीवार जो है वो ईंट और पत्थर से पक्की होनी चाहिए। ठीक है, फिर लाइनिंग शुड बी एक्सटेंडेड एट अप टू 6 मीटर्स डेप्थ, और कम से कम 6 मीटर गहराई तक पक्की लाइनिंग होना चाहिए। ठीक है, फिर है थर्ड हमारा ड्रेनेज सिस्टम यानी निकासी की जो व्यवस्था है वो कैसा होना चाहिए। तो ये पक्का ड्रेन शुड बी प्रोवाइडेड यानी कि अतिरिक्त पानी जो वो जो होगा तो वो कहाँ जाएगा, उसके लिए नाला होना चाहिए। ठीक है, जिससे पानी निकालते हुए गिर गया, ठीक है, तो कहाँ जाना है, किस तरह से उसके लिए ड्रेन करने के लिए क्या एक नाला बना होना चाहिए। कैरी सप्लाई वाटर अवे फ्रॉम द वेल, और जो कुएं में गिरे हुए अतिरिक्त पानी जो है कुएं से जो गिर रहे हैं पानी, अतिरिक्त पानी जो निकालने समय जो आसपास गिर जाते हैं तो उन्हें जो है कहीं दूर ले जाके वो गिराए, ना कि फिर वो कुआं में ही गिर जाए। फिर कुएं में वो पानी गिर जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा है, वो तो गंदा पानी हो जाएगा ना। ठीक है, फिर वो तो पीने लायक रहेगा नहीं पानी, इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर देखिए
और चौथा हमारा है उसी के अंदर क्या क्राइटेरिया है, तो कवरिंग, ढक्कन होना चाहिए कुएं में, ठीक है। वेल शुड बी प्रॉपरली कवर्ड विथ ए लीड, कुएं को जो है ना कुएं के ढक्कन को ढका हुआ ही रखना चाहिए। इससे क्या होगा, तो प्रिवेंट्स डस्ट इंसेक्ट्स एंड डेब्रिस एंट्री, इससे क्या होगा, तो धूल जो है या कीड़े हैं या किसी भी तरह की गंदगी जो है वो कुएं में नहीं गिरेगी, ठीक है। फिर है पांचवा हमारा वाटर ड्राइंग सिस्टम, यानी पानी निकालने की व्यवस्था वो कैसी होनी चाहिए, तो यूज ऑफ हैंड पंप और सैनिटरी बकेट विथ पुल्ली, हैंड पंप या सुरक्षित बाल्टी रस्सी का उपयोग होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए उसको निकालने के लिए, हैंड पंप होना चाहिए और किसी सुरक्षित बाल्टी का उपयोग होना चाहिए। अवॉइड यूज ऑफ पर्सनल बकेट्स टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, कंटामिनेशन से बचाव के लिए व्यक्तिगत बाल्टी का उपयोग नहीं करना चाहिए यहाँ, ठीक है। मतलब हर जो भी व्यक्ति अपने जिन्हें पानी चाहिए अगर वो अपने अपने घर का ही बाल्टी डालेंगे तो ये सुरक्षित नहीं हो सकता है, किन्हीं का जो है वो गंदा हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कंटामिनेट हो सकता है। इसीलिए उसी में एक लगा हुआ रहना चाहिए, रस्सी, एक बाल्टी और रस्सी उसी में टंगा हुआ रहना चाहिए, या फिर हैंड पंप। फिर है हमारा छठा हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम कंटामिनेशन, यानी संदूषण जो से सुरक्षा कैसे होगी, तो प्रिवेंट एंट्री ऑफ एनिमल्स एंड अनऑथराइज्ड पर्सन, देखिए पशु हो या जो अनऑथराइज्ड पर्सन उन सब से जो है ना उसका प्रवेश जो है प्रतिबंधित होना चाहिए, कि वहाँ अगर अगर पशु चला जाएगा वहीं पर पानी पी रहा है, ठीक है, हो सकता है कि वो गिर भी सकता है ना, तो वो कंटामिनेट कर दे, वो पशु अपना लार वगैरह गिरा दे कुएं में, तो ये असुरक्षित मतलब कि कंटामिनेशन का जो है संदूषण का जो है संभावना यहाँ बढ़ सकता है। फिर देखिए मेंटेन क्लीनलीनेस अराउंड द वेल, और जो कुआं है ना उसके आसपास भी सफाई बना के रखना है, ठीक है, आसपास भी जो है सफाई बना के रखना है। फिर है डिसइंफेक्शन, रेगुलर क्या करना है, तो क्लोरीनेशन टू मेंटेन वाटर सेफ्टी, समय समय पर क्या करना, क्लोरीनेशन किया जाता ताकि उसका कुएं का पानी जो है वो शुद्ध रह सके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई वाइटामिन्स, यानी कि विटामिन का वर्गीकरण यहाँ करना है। तो क्लासिफिकेशन, इसका आंसर देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, वाइटामिन्स, पहला है फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, यानी वसा में घुलनशील विटामिन, तो इसमें कौन कौन सा हो गया, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये क्या है, ए डी ई और एक के है, ठीक है, ए डी ई एंड के, तो ये हमारा क्या है, वसा में घुलनशील है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड हमारा जो विटामिन होता है वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन से, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन, इसके अंदर कौन कौन सा हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा, हाँ, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है तो उसके अंदर कौन कौन से विटामिन आ गए, तो B1 है, विटामिन B1 जिसे कि थायमीन कहते हैं, विटामिन B2 जिसे हम लोग राइबोफ्लाविन बोलते हैं, फिर विटामिन B3 जिसे नियासिन कहते हैं, विटामिन B5 जिसे पैंटोथेनिक एसिड कहा जाता है, विटामिन B6 जिसे कि पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, विटामिन B7 जिसे कि बायोटीन कहा जाता है, ठीक है। फिर है विटामिन B9 जिसे कि फॉलिक एसिड भी कहा जाता है, विटामिन B12 जिसे कोबालामिन कहते हैं, ठीक है। तो और इस तरह से हमारा हो गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे ये सारे विटामिन है। उसके बाद है विटामिन सी, तो ये सभी क्या है, वाटर सॉल्यूबल, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन है ये सारे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2B, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो राइट सोर्सेस फंक्शन एंड डिफिशियंसी डिजीजेस ऑफ विटामिन डी, पूछ रहा है कि विटामिन डी के स्रोत, कार्यों एवं इसकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में लिखना है। तो सोर्सेस ऑफ विटामिन डी, जो विटामिन डी है इसके क्या सोर्सेस है,
तो उसके विटामिन डी के सोर्स क्या है? सनलाइट। सबसे अच्छा स्रोत जो होता है विटामिन डी का वो कौन सा होता है? तो वो सूर्य की रोशनी होता है। क्या होता है? तो सूर्य की रोशनी। उसके बाद देखिए एनिमल सोर्सेस विटामिन डी के लिए जो है, और क्या है एनिमल सोर्सेस में क्या क्या हो गया? तो फिश लीवर ऑयल, ठीक है, फिश लीवर ऑयल, फैटी फिश हो गया, एग यॉक हो गया, फिर लीवर हो गया, ठीक है, बटर एंड चीज, ये सारे क्या है एनिमल सोर्सेस है जिसमें कि विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होती है। फिर है हमारा फोर्टिफाइड फूड। तो फोर्टिफाइड फूड कौन कौन सा हो गया? देखिए क्या क्या है हमारा। तो फोर्टिफाइड मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, फोर्टिफाइड केरियल्स हो गया, ठीक है, फोर्टिफाइड ये, ठीक है, तो माइग्रेन हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे, इन सभी में भी क्या होता है? प्रचुर मात्रा में विटामिन डी होता है। फिर है प्लांट सोर्सेस। प्लांट सोर्सेस में क्या मतलब किसमें आपको विटामिन डी मिलेगा? तो वो है मशरूम्स। क्या है? मशरूम्स। फिर है फंक्शन ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी के क्या कार्य हैं? तो कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म। विटामिन डी का क्या कार्य है? तो कैल्शियम एंड फास्फोरस जो है उसका मेटाबॉलिज्म करता है। फिर है बोन एंड टीथ फॉर्मेशन। हड्डियां और दांत के निर्माण में यह जो है उपयोगी, इसका उपयोगी होता है, यानी कि इसका कार्य है कि हड्डियों और दांतों का निर्माण करना, ठीक है। और फिर तीसरा इसका क्या कार्य है कि रीनल रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर हेल्प्स इन नॉर्मल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेंथ। और ये क्या करता है कि जो ये मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेंथ जो है उसमें ये मदद करता है। फिर इम्यून इम्यून फंक्शन जो है उसमें भी इसका काम होता है, ठीक है। फिर है डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। अब जो विटामिन डी की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं वो हमें बताना है। तो विटामिन डी की कमी से सबसे पहला है रिकेट्स, जो कि ज़्यादा अकर्स इन चिल्ड्रन। किस में होता है ये रिकेट्स? तो बच्चों में होता है। फीचर्स, तो इसके लिए हम मतलब इसके क्या क्या मतलब लक्षण आपको दिखेंगे, उन क्या दिखेंगे फीचर इसके? तो यही दिखेंगे, बाउड लीज हो जाएंगे, फिर डिलेड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ जो है ना बच्चे की वो जो है रुक जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। फिर बोन डिफॉर्मिटीज, हड्डियाँ जो हैं बच्चे की वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है। फिर है सेकंड हमारा ऑस्टियोमलेशिया, ये अकर्स इन एडल्ट्स। ये क्या होता है? विटामिन डी की कमी से होता है और ये ज़्यादातर किस में होता है? तो एडल्ट्स में होता है। इसके क्या फीचर है? तो क्या होता है? बोन पेन होता है। क्या होता है इसके कारण? बोन पेन होगा, हड्डियों में दर्द होगा, मसल वीकनेस होगा, ठीक है, सॉफ्ट बोन, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफाइन द फॉलोइंग। निम्नलिखित की परिभाषा लिखना है। तो हेल्थ, पहला क्या हेल्थ है, और हमारा सेकंड यानी बी जो है प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में लिखना है। तो हेल्थ हम लोग इसको डेफिनेशन देते हैं, चलिए। तो हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। तो अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार हेल्थ देखिए क्या है। तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ क्या है? तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity, and not merely the absence of disease or इन्फर्मिटी। इसका मतलब देखिए क्या हुआ कि स्वास्थ्य जो है ना केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है। स्वास्थ्य केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण कुशलता की अवस्था है। ये क्या है? ये तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण कुशलता की अवस्था है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड जो परिभाषा था प्राइमरी हेल्थ केयर का। प्राइमरी हेल्थ केयर, देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर इज इसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू individuals and families in the community through their full participation and a
cost that the community and country can afford। देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जो है क्या है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल वह आवश्यक स्वास्थ्य सेवा है जो समुदाय के सभी व्यक्तियों और परिवारों को उनके पूर्ण सहभागिता के साथ। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्या है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल वह आवश्यक स्वास्थ्य सेवा है जो समुदाय के सभी व्यक्तियों और परिवारों को उनकी पूर्ण सहभागिता के साथ ऐसी लागत पर उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, ऐसी लागत पर उपलब्ध कराई जाती है जिसे समुदाय और देश वहन कर सके। ठीक है, यानी कि कम से कम लागत पर जो है वो जो है स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं जो है उपलब्ध कराती है। समझ गए? ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। और आगे यूज़फुल वीडियोस के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग को कैसी वीडियोस चाहिए।